Good morning, dear all students of class 12 Commerce. My name is Dr. Indermal Goyal. Today in this video, we will discuss concept of revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities. What do you mean by revaluation? Assets and liabilities का revaluation मतलब पुनर्मूल्यांकन. Revaluation का meaning value of assets and liabilities are given in the balance sheet of a partnership firm at the time of retirement and death of one of the partner, at the time of admission of a partner. So whatever value is given in the balance sheet is the book value. Whatever amount at which it was purchased is the cost price of the assets. But what is revaluation? As the name indicates, जो वैल्यूएशन पहले से ही दिया हुआ है, जो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू पहले से ही दी गई है, वो पहले की है, अभी उसका क्या मूल्य है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, जब एक पार्टनरशिप फर्म का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, एक फर्म का जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो एट दैट टाइम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ a firm may be more or less than its book value. So revaluation means to change the book value according to its present value, to bring the change in the value of the assets and liabilities while preparing the balance sheet of the reorganized and reconstituted firm. At what time the question of revaluation arise? अगर एक पार्टनरशिप फर्म में जो साझेदार इनिशियली शुरू किया थे, पार्टनरशिप फर्म शुरू करते समय थे, उस समय उन्होंने जो एसेट्स खरीदे उतने में दिखाई भी है, लेकिन कुछ एसेट्स का मूल्य बढ़ता जाता है समय के साथ साथ, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, जितना पुरानी होगी उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी, लेकिन कुछ एसेट्स होती है उनकी वैल्यू घटती जाती है, जैसे हमारा फर्नीचर है, मशीनरी है, तो वो डेप्रिसिएटेड होता है तो उनकी वैल्यू घटती जाती है। लैंड इज द डिवाइन गिफ्ट ऑफ गॉड, तो पर्टिकुलरली लैंड की वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा जितना टाइम इंटरवल निकलेगा लैंड की वैल्यू बढ़ेगी। ऐसे ही लायबिलिटीज होती है, उनका भी वैल्यू बुक वैल्यू से कभी ज़्यादा भी हो सकती है और कभी कम भी हो सकती है। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग का वैल्यू 5 लाख से बढ़ के 15 लाख हो गई, मशीनरी की वैल्यू जो 8 लाख दी हुई है उसका 6 लाख रुपये माना गया, फर्नीचर जो है वो 3 लाख रुपए का है और प्रेजेंट वैल्यू इसकी 2 लाख रुपया है। स्टॉक जो दिखाया हुआ तो है बुक्स में 15 लाख रुपए का, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 12 लाख भी हो सकती है, 18 लाख भी हो सकती है। क्रेडिटर्स हमने दिखा रखे हैं मान लीजिए 3 लाख रुपए के, और उनको पेमेंट है वो 2,20,000 रुपये में ही करेंगे तो भी हो जाएगा। तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों का मूल्य ज़्यादा भी हो सकता है बुक वैल्यू से, कम भी हो सकता है। क्या वैल्यू ली जाए? इट विल बी ए म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द ओल्ड पार्टनर ऑफ द फर्म एंड द न्यू पार्टनर ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। एंड इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी विल बी decided according to the agreement between all partners. When one of the partner is leaving the firm, retiring from the firm, in that case also we will have to calculate profit or loss on revaluation. So when every assets and liability is revalued,
then every item will result out profit or loss to the firm. It will have so many entries, but by preparing the revaluation account in integrated form, we can find out the profit or loss, ultimate amount of profit or loss on revaluation of all assets and liabilities. So revaluation of assets and liability is a common process, common activity to be followed at the time of both admission of new partner and retirement of one of the partner, death of the partner, and it will result of profit and loss. Profit or loss on revaluation of assets and liabilities will always be distributed among the old partners in their old ratio. अब आपका बुक वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू तो दे रखी होगी, अब प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये भी क्वेश्चन में दे रखा होगा. We are to follow the instruction given in the question for preparing the revaluation account. And balance sheet of the firm on date of retirement and death or admission of a partner will be given to you. So we will discuss the concept of the revaluation of all assets and liabilities with the help of one example. So I am preparing a balance sheet of the firm. I am giving you one example to clarify the concept of the revaluation, right? So A, B, C are three partners. A, B and C are three partners in the ratio of 3:2:1, and their balance sheet तो एक छोटी सी बैलेंस शीट हम बना देते हैं, उसमें कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू पुट करेंगे और फिर कुछ एडजस्टमेंट लेंगे और फिर उसका रिवैल्यूएशन करेंगे. तो दिस इज द लायबिलिटी साइड, अमाउंट, रुपीस, एसेट्स साइड, अमाउंट इन रुपीस टर्म. लायबिलिटीज में सबसे पहले हम लिख देते हैं कैपिटल. Suppose partner are A, B, C. The ratio is 3:1 and the capital of A, B and C is supposed to be 3 lakh, rupees 2 lakh and rupees 1 lakh. The total capital is 6 lakh. उसके अलावा एक फर्म की बैलेंस शीट में जो है दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स. Creditors are supposed to 2,40,000. Bill paid is rupees 1,60,000. Outstanding salary is rupees 30,000. And bank loan, short term loan, suppose 1,70,000. The total of balance sheet is now 6 to 8, 9, 10, 11, 12. So total of balance sheet is given to you is 12 lakh. Now assets side. Building is of rupees 4 lakh. Machinery of rupees 3 lakh. Furniture rupees 1,20,000. Stock rupees 2,30,000. Debtors rupees 60,000.
40,000 and bank balance is rupees 50,000. So in this way the total of both assets and liabilities are now equal to rupees 12 lakhs. ये हम बैलेंस शीट फॉर्म कर रहे हैं. पार्टनर है ABC, the ratio is 3:1 and suppose B is retiring from the firm. तो on retirement of B हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं. अब रिवैल्यूएशन के लिए क्या दे रखा है? कुछ एडजस्टमेंट बाहर दे रखे हैं. एडजस्टमेंट जो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में करने हैं. पहला एडजस्टमेंट क्या है? नंबर 1, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 40%. बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएट करना मतलब बढ़ाना. बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 40%. तो बिल्डिंग को बढ़ाना. नंबर 2, मशीनरी is to be depreciated by 20%. Number 3, furniture is valued at rupees 90,000. Bad debts to be written off rupees 5,000 and provision for bad debts to be created at the rate of 10%. Interest payable to creditor. Payable to creditor. Rupees 8,000. Unrecorded old computer of rupees 6,000. तो सपोज ये हमारे को एडजस्टमेंट दे रखे हैं. ये बैलेंस शीट दी गई होगी. पार्टनर आर ABC, the ratio is 3:1 and the balance sheet on date of retirement of B is given like this and these are the adjustment और क्वेश्चन में दिया गया है prepare revaluation account. So then how you will prepare revaluation account? With the help of these assets and liability. I am preparing revaluation account, solving this problem. It may be in case of admission of a partner or it may be in case of retirement of partner, death of partner. So we are taking the example of retirement of partner. Out of ABC, B is retiring. The ratio was, old ratio was 3:1 and after retirement of B, the ratio between A and C will be 3:1. That will be 3/4 and 1/4 will be the new ratio, right? So prepare revaluation.
Revaluation account has two parts, debit side and credit side. In debit side we always write expenses and losses, and in credit side we always write incomes and gain. So it is to be prepared on the rule of the nominal account: debit expenses and losses, credit all income and gain. Now see what will be the effect of the revaluation. क्रेडिट में गेन आएगा। एक फर्म को गेन कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और लायबिलिटी कुछ घटती है तब। तो यहाँ ये क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, और फिर आप देखेंगे कि आपको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बाद। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट related to revaluation is building to be appreciated by 40%, यानी कि भवन का मूल्य 40% से बढ़ाना है। बिल्डिंग इज एसेट्स, और एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फर्म को फायदा होगा, गेन होगा। तो ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में दिखाएंगे। बाय हाउ मच अमाउंट? इन रिवैल्यूएशन अकाउंट वी विल कंसीडर ओनली एक्चुअल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स and decrease in value of liability in the credit side, and in the debit side we will write the loss. Loss कब होगा? जब assets की वैल्यू, बुक वैल्यू है ना, वो पहले से अब कम हो जाती है और liability की वैल्यू पहले से बढ़ जाती है, तो इन दो के कारण लॉस होगा। बस you are to keep only this fact in mind that in the debit side we will write all the losses and expenses, in credit side we will write all the income and gain. प्रॉफिट और गेन कब होगा? जब एसेट्स इंक्रीज होगी और लायबिलिटी डिक्रीज होगी। लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब एसेट्स की वैल्यू घट जाती है और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो हमारे लिए लॉस है। जैसे पहला पॉइंट, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 40%, तो हमें क्या, जितना रुपया बढ़ा है या जितना रुपया घटा है वही जो हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है, राइट। तो पहला देखिए, बिल्डिंग बुक में दिया हुआ है, बुक वैल्यू है, बैलेंस शीट वैल्यू है 4 लाख, और यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड। डेप्रिशिएट मतलब घटाना है, कम करना है, एप्रिशिएट मतलब बढ़ाना है। तो बिल्डिंग का वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हमारे को फायदा होगा, हमारी एसेट्स बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी। तो 4 लाख का बिल्डिंग, उसका 40% से बढ़ाना, तो 40% ऑफ 4 लाख, 4 4 जा 60, 1,60,000। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ी, वी विल राइट बाय बिल्डिंग एंड अमाउंट विल बी रुपीज 1,60,000। और जब आप रीऑर्गेनाइज फर्म की बैलेंस शीट बनाओगे, बी के रिटायरमेंट के बाद जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितना आएगा? 4 लाख तो ये था, 1,60,000 बढ़ गया, तो दोनों को ऐड करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे 5,60,000। दूसरा, मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। बोला मशीनरी को 20% से डेप्रिसिएट करिए, मतलब घटाइए। कोई भी एसेट्स हो अगर उसको डेप्रिसिएट करेंगे तो उसका मूल्य घटेगा, और एसेट्स का मूल्य घटेगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। तो हम यहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी का देखो बुक वैल्यू है 3 लाख, और 3 लाख का 20% होता है 3 2 जा 60,000, और 60,000 फर्म को लॉस हो रहा है, तो ये लॉस इधर है 60,000। फिर फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 90,000। अब यहाँ ना तो देखो डेप्रिसिएट दिया हुआ, ना एप्रिसिएट दिया हुआ, रीवैल्यूड कितने पे किया वो दिया हुआ, तो रीवैल्यूड एट 90। जो फर्नीचर बुक में 1,20,000 पे था एंड नाउ इट इज वैल्यूड एट रुपीज 90,000। तो इन दिस केस, इन सच ए लैंग्वेज यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। यू हैव टू फाइंड आउट whether the value has increased for assets or reduced to some extent. So now you see furniture book value is 1,20,000 and now it is valued at 90,000. जो फर्नीचर बुक में हमारे 1,20,000 का था, बी के रिटायरमेंट के टाइम अब इसकी वैल्यू सिर्फ 90,000 मानी गई, तो इसका मतलब हुआ 30,000 पे फर्नीचर का मूल्य कम हो गया। फर्नीचर इज एसेट्स, और एसेट्स का वैल्यू अगर घटेगी तो इट विल रिजल्ट आउट लॉस। लॉस है तो फिर डेबिट साइड में आएगा। हम यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में टू फर्नीचर, तो टू फर्नीचर इट विल बी रुपीज डिफरेंस। 1,20,000 का फर्नीचर है वो 90,000 पे वैल्यूएशन हुआ, 30,000 घट गया, तो वी विल राइट हियर 30,000 इन डेबिट साइड, राइट। नेक्स्ट, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ रुपीज 5,000।
तो बैड डेट्स क्या होता है? यू नो, बैड डेट्स इज दैट पार्ट ऑफ डेटर्स which cannot be realized due to insolvency of one of the debtor। तो हमारे कुल डेटर देखिए 60,000 रुपए के थे, इसमें से 5,000 का एक देनदार बैड हो गया, बैड डेट्स हो गया, डूबत ऋण हो गया, मतलब वो दिवालिया हो गया, अब हमें वो पैसा नहीं मिलेगा, तो ये हमारे लिए लॉस है। डेटर्स बीइंग एसेट्स, इफ द एसेट्स रिड्यूस इट विल रिजल्ट आउट लॉस। तो मैं यहां लिखूंगा टू डेटर्स, डेटर बढ़ेगा, एसेट्स होता तो डेबिट कर दे, या टू डेटर भी आप डेबिट में ले तो बैड डेट्स, और कितना हो गया? 5। तो देखिए हमारे डेटर्स जो थे टोटल 60,000 रुपए का था, उसमें से लेस बैड डेट्स हो गया, डूब गया, पूरा ही लॉस है। बैड डेट्स इज एंटायरली लॉस, इट वाज 5,000। व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डेट? तो ये 60,000 रुपए का देनदार में से बैड डेट्स घटाने के बाद अब हमारे डाउटफुल डेटर्स रहे कितने? 55,000 अमाउंट सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन ऑफ डाउटफुल डेट्स। तो अब यहां लैंग्वेज पढ़ो, देखो बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ 5,000, यानी कि 5,000 में तो पूरे डूब गए, उसको राइट ऑफ करना है। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। तो पीएफबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पहले से नहीं था, और अब यहां बोला है कि 5,000 में तो देनदारों में से डूब गए और 10,000 पे और डाउटफुल है, और डाउटफुल है मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग द बैड इन फ्यूचर। और हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म ये बताता है कि इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन फ्यूचर इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द करंट ईयर। सो फॉलोइंग द कंजर्वेटिज्म concept of accounting we will create the provision for bad and doubtful debts। तो बैड डेट्स तो पूरा राइट ऑफ हो गया, अब डाउटफुल है उसको भी प्रोवाइड करना है, दैट विल आल्सो बी अ लॉस। तो वो कितना बनेगा? 10% ऑफ 55,000। बैड डेट्स को घटाने के बाद जो बना, तो ये हम यहां लिखेंगे लेस पीएफबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% ऑफ 55,000 दैट इज 5,500। तो मैं फिर यहां लिखूंगा टू डेटर्स एंड डेबिट इनटू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, it is rupees 5,500 दिया जाए। तो ये बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट में हमारे यहाँ 49,500 डेटर्स दिखाई देंगे। इसी तरह प्रेजेंटेशन होगा जब हम रीऑर्गेनाइज करके बैलेंस शीट बनाएंगे, we will like 49,500। now next एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट पेएबल टू क्रेडिटर 8,000। क्रेडिटर इज लायबिलिटी, अब उनको बोला 8,000 पे इंटरेस्ट देना है, इट इज फॉर द लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज आल्सो अ लॉस। हम यहां लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिटर का बैलेंस हमें बढ़ाना है, तो हम यहां लिखेंगे टू क्रेडिटर ब्रैकेट में लिखो आप इंटरेस्ट एंड रुपीस 8,000। ये हो गया ऐसे। फिर है अनरिकॉर्डेड ओल्ड कंप्यूटर रुपीज 6,000, यानी कि फर्म के पास में एक कंप्यूटर था पुराना जिसका बैलेंस शीट में कोई लेखा नहीं किया गया, लेकिन उसके 6,000 रुपया मिल सकता है, तो इट इज टू बी रिकॉर्डेड, इट शुड बी ब्रॉट इनटू द बुक्स। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, यहां से लिखा बाय कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर की हम बैलेंस शीट में आ जाएगी 6,000। सो दिस इज revaluation of all assets and liability, and after recording all adjustment regarding revaluation you find out the total of both debit and credit side। तो आप देखिए यहाँ हमारी टोटल है 1,66,000 और इधर की टोटल हो रही है 60 and 30 90 और ये 10,000 1,08,500। तो डिफरेंस क्या हुआ? क्रेडिट टोटल इज 1,66,000 and debit total is 60 30 90 1,08,500. It is 1,08,500. What is difference? It is 005 and 58,7 and 5. So 57,500 is the difference between debit and credit side. You see, after recording all transactions regarding revaluation, find out the credit total. It is 1,66,000 and the debit side
The difference is 57,500 and it is credit side higher. It result of profit. So अगर हमें रिवैल्यूएशन बनाना है, ओनली रिवैल्यूएशन बनाना है, तो ये 57,500 जो डिफरेंस आया, ये तीनों पार्टनर में ए बी सी में उनके रेशियो 3:2:1 में हम बांट देंगे और इस तरह से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट और आगे हो गया ए बी और सी डिफरेंस है टोटल हमारा 57,500 और इसको आप रेशियो में बांटेंगे तो डिवाइडेड बाय 6 और 3:1 में बांट देंगे तो ये रिवैल्यूएशन हो गया इज 1,66,000 1,66,000 तो इसको आप 3:1 में बांट के लिखते हैं whatever amount you have. Now we will discuss the concept of memorandum revaluation. In case of revaluation of assets, the net profit or net loss calculated is distributed among the partner and consequently the value of assets and liability of the firm will be changed in the balance sheet of the reorganized firm. But sometimes it is given in the question that partners decided not to change book value of assets and liabilities. When the assets and liabilities of the firm are not to be changed even after revaluation, then we prepare memorandum revaluation account. Memorandum revaluation account is prepared in two parts. It is in upper side we calculate only the profit or loss on revaluation like this, and in the lower part the amount of profit and loss is first distributed among the old partner in old ratio and later on the same amount is redistributed in the new ratio by passing the reversal. तो अगर मुझे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाना है तो मैं ये जो प्रॉफिट को जो 3:1 में बांटा 57,500 वो यहाँ अपर पार्ट में नहीं बांटूंगा। इस 57,500 को मैं यहाँ लोअर पार्ट में बांटूंगा 3:1 में ए बी सी तीनों में और इधर वापस लिखूंगा बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉरी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वो ए और सी में 3:1 में बांटा जाएगा। तो what is difference between revaluation and memorandum revaluation? After preparation of revaluation account, the profit and loss is distributed and transferred to partners capital account and the balance sheet of the old reorganized firm will be revised. The assets and liability value will be changed, but after preparation of memorandum revaluation, assets and liability book value will not be changed, but profit or loss on revaluation will be first distributed in old ratio and then redistributed in new ratio. So what will be changed for memorandum revaluation? तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से मैंने प्रॉफिट निकाला, ये हट जाएगा और आप देखिए यहाँ जो मैंने 1,57,500 का जो प्रॉफिट निकाला वो मैं यहाँ बांट नहीं रहा हूँ, ऐसे ही लिख दिया और प्रॉफिट आ गया और ये अपर पार्ट क्या है? जैसा कि मैंने आपको नोट्स भेजा है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का, ये अपर पार्ट है। इन अपर पार्ट वी ओनली कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एंड यू सी द टोटल इज 1,66,000 फॉर बोथ साइड्स एंड इन द लोअर पार्ट। तो अभी ये जो 57,500 जो प्रॉफिट है ना वो यहाँ लोअर पार्ट सेकंड पार्ट में बनेगा। इसका नाम है रिवैल्यूएशन की जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन हो जाएगा। ये ऐसे के सारे आइटम और हम यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन का पार्टनर है ए बी और सी, ठीक है। और इनका ना वो 3/6 into 57,500 भाग जो आएगा तो यहाँ इसका 2/6 हो जाएगा बी का 57,500 और इसका 1/6 into 57,500 और एक टोटल हो जाएगा 57,500 और क्रेडिट साइड में क्या होगा? हम यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओनली ए और सी का आएगा। ए का न्यू रेशियो क्या है? बी के जाने के बाद 3:1 3/4 तो यहाँ पर 3/4 into
57,500 और C का होगा 1/4 into 57,500 एंड टोटल वही रहेगा 57,500. So what is the effect of these two entries? After passing these two entries for memorandum revaluation, the profit or loss on revaluation account is merged in their capital account, and consequently we won't have to change book value of assets and liabilities. तो ये मेमोरेंडम रिवोल्यूशन कब बनाना है? जब या तो क्वेश्चन लिखा हुआ, बैलेंस शीट दी गई है, एडमिशन हो रहा है या रिटायरमेंट और डेथ हो रहा है, लिखा है कि आप है ना मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द रीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बनाइए, और या फिर ये लिखा होगा कि पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू चेंज बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो इसका मतलब आपको मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाना है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवोल्यूशन एंड मेमोरेंडम रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता और मेमोरेंडम रिवोल्यूशन मतलब स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता. वो स्मरणार्थ इसलिए एक सिंबॉलिक बनाया जाता है कि सारी एसेट्स और लायबिलिटी का रिवोल्यूशन भी हो जाए और बैलेंस शीट की वैल्यू चेंज भी नहीं करनी पड़े, बाहर के लोगों को किसी को पता भी नहीं चले, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का जो एडजस्टमेंट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल में ही हो जाता है, मर्ज हो जाता है, और बाहर के लोगों को पता भी नहीं चलता है कि फर्म की एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज किया गया था. तो ये हमारे इंटरनल मैटर हो जाता है मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाना. लेकिन जब रिवोल्यूशन बनाते हैं तो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है हमेशा, और उसके कारण फिर बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू है ना रिवाइज्ड वैल्यू आएगी. लेकिन मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाने पर क्या होगा, सिर्फ ये दो एंट्री जो बनेगी इसके कारण प्रॉफिट और लॉस और रिवोल्यूशन जो हुआ वो पार्टनर कैपिटल में मर्ज हो गया और अब बैलेंस शीट की वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ेगी. So this is all about revaluation of assets and liability and preparation of revaluation account and memorandum revaluation account. तो मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाना है तब भी जो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया वैसे ही वो करना ही पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना ही पड़ेगा. बस डिफरेंस क्या हुआ कि जो प्रॉफिट हमने निकाला वो पहले ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया उसी सेम साइड में और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिवर्स साइड में न्यू रेशियो न्यू पार्टनर के साथ. जब एडमिशन की बात होगी तो पहले 3 पार्टनर थे तो 4 पार्टनर में आएगा इधर, और अगर तो पहले 3 पार्टनर थे तो वो 3 लोगों में बटेगा. और यहाँ रिटायरमेंट की बात है तो पहले 3 पार्टनर थे तो हमने 3 में बांटा, और एक पार्टनर की रिटायरमेंट के बाद 2 ही बचे तो जो उसी अमाउंट को रिवर्स एंट्री करके 2 लोगों में बांटा. आई एम श्योर दैट यू गॉट द पॉइंट एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन एडमिशन.